प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक शिक्षा एवं लैंगिक मुद्दे से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा विद्यालय शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा के दोष। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यालय शिक्षा और विद्यालय से महाविद्यालय शिक्षा और साथ ही साथ शिक्षा का प्रारंभिक स्टेप विद्यालय होता है। विद्यालय में जिस अनुसार बालक को शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा के कई माध्यम भी होते हैं तथा शिक्षा के स्तर में दोष भी होते हैं और साथ ही साथ शिक्षा को बेहतर ढंग से देने के लिए कई प्रकार के प्रयोग भी आजमाए जाते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति और प्राचीन शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर देखने को मिलता है। पहले समय में गुरुकुल में विद्यार्थी जब भेजा जाता है, जब तक उसकी 25 वर्ष तक की उम्र नहीं होती तब तक उसे वापस घर नहीं भेजा जाता था। गुरु के सानिध्य में रह कर के वो वहाँ शिक्षा प्राप्त करता था। समय के साथ शिक्षा में परिवर्तन हुआ। आज शिक्षा का वैसा कठोर अनुशासन और वातावरण नहीं है, फिर भी बालक विद्यालय के अंदर कुछ समय तक रह कर के शिक्षा प्राप्त करता है और पुनः वापस घर लौट सकता है। समय के साथ शिक्षा के रूप, स्वरूप, अनुशासन में भी परिवर्तन हुआ। एक समय था जब विद्यालय में विद्यार्थी गुरु की आज्ञा का पालन गुरु के आदेशानुसार करते हैं, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ गुरु की महत्व और महत्वाकांक्षा भी घटी है। उसके साथ साथ प्राचीन समय में जिस स्थान पर शिक्षा दी जाती थी उसे गुरु का आश्रम अर्थात विद्यालय कहा जाता था, या गुरुकुल उसको कहते थे। आज के समय में विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट, विद्यालय और महाविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो प्राय पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर है। यहाँ पर आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय है भारतीय विद्यालय शिक्षा एवं दोष। भारतीय विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है तथा इसमें कौन कौन से दोष अपने को देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहली बात, भारत में शिक्षा के अलग अलग स्तर हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा, ध्यान दोगे, प्राथमिक स्तर की शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा और उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, और चौथा विद्यालय स्तर की दी जाने वाली शिक्षा का अंतिम स्टेज है उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा। स्तर तक की शिक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य एक ही बात है कि जिस प्रकार विद्यालय में सबसे पहले बालक का प्रवेश होता है, उस समय से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक जो शिक्षा पूर्ण होती है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च प्राथमिक शिक्षा, तीसरा माध्यमिक शिक्षा और चौथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा। आप और हम इनसे परिचित है कि शिक्षा का प्रारंभिक स्टेप जहाँ से शिक्षा शुरू होती है, प्राथमिक कक्षा से शिक्षा की शुरुआत होती है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है, उच्च प्राथमिक में 6 से 8 तक की, माध्यमिक में 6 से 8, 8 से 10 की, ठीक है, और उच्च माध्यमिक में 11th और 12th।
प्राय ये शिक्षा का भारत में स्टेप रहा है। इस प्रकार बालक को शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली में समय समय पर सुधार भी किए गए, फिर भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार के दोष आज भी सामने दिखाई देते हैं। अपन बात करते हैं भारतीय विद्यालयों में कौन कौन से ऐसे दोष है। सबसे पहली बात है विद्यालयों की प्रकृति। देखिए, जहाँ तक अपन ने बात की विद्यालयों की प्रकृति के अंदर प्राथमिक स्तर भी आता है, उस प्राथमिक स्तर भी आता है, माध्यमिक स्तर भी है और उच्च माध्यमिक स्तर भी होता है। लेकिन इन सभी स्तरों में कहीं न कहीं शिक्षा देने में कमी रहती है, कहीं न कहीं सहयोग की कमी रहती है, जिस कारण से बालक को जिस शिक्षा की अपेक्षा की जाती है वो शिक्षा उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारे कई शिक्षाविदों ने विद्यालय शिक्षा में कुछ दोष बताए हैं। विद्यालय शिक्षा के दोष अर्थात कमियां। पहली बात करेंगे दोष अर्थात कमियां। कमियों का कई स्वरूप हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से सामान्य से कई कमियां हमारे को इस प्रकार दिखाई देती है, जिस कारण से वो छोटी बड़ी कमी के कारण विद्यालय का शैक्षणिक विकास और बालकों का अध्ययन प्राय रुक जाता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कमियां विद्यालय को प्रभावित करती है। पहला है विद्यालयों की प्रकृति। नंबर 1, विद्यालयों की प्रकृति। देखिए विद्यार्थियों, यहां ध्यान देना है, विद्यालयों की प्रकृति से तात्पर्य है विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा है, विद्यालय में शिक्षा देने वाले अध्यापक किस स्टैंडर्ड लेवल के हैं तथा विद्यालय का वातावरण कैसा है। विद्यालय की प्रकृति में मूल रूप से विद्यालय भवन, ध्यान दोगे विद्यार्थी, विद्यालय भवन, उसके साथ साथ विद्यालय भवन के अनुसार शिक्षक, तीसरी बात है सह शैक्षणिक गतिविधियां, उसके अलावा विद्यालय अनुशासन। प्रत्येक कार्य में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। अपन भी यहाँ अनुशासन की बात करते हैं। विद्यालयों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले विद्यालय भवन का निरीक्षण करना जरूरी है कि बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवादार भवन है अथवा नहीं। कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ की बिल्डिंगें अक्सर जर्जर होती है या फिर अक्सर कई प्रकार के बिल्डिंग संसाधन की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय व्यवस्थित नहीं होता है और वहाँ पर बच्चों को बैठने में भी कठिनाई होती है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय दूरस्थ स्थानों पर होते हैं, वहाँ पर भौतिक सुविधाओं का अभाव होता है और बालक जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उस स्तर की शिक्षा वहाँ प्राप्त नहीं होती है। उनके पीछे विद्यालय के शिक्षक भी जिम्मेदार है, विद्यालय प्रशासन भी जिम्मेदार है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक विद्यालय की प्रकृति में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा के स्तर में सुधार करना असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा देने वाला केंद्र, उसका वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में रोशनदान होने चाहिए, उसके साथ साथ लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उसके अलावा विद्यालय में काम आने वाले भौतिक संसाधन होने बहुत ही जरूरी है। जब तक विद्यालय के अंदर अन्य सुविधाएं नहीं होगी तब तक विद्यालय एक अच्छा विद्यालय नहीं कहा जाएगा। अपन बात करते हैं भारतीय शिक्षा के दोष एवं विद्यालय में दोष। विद्यालय की प्रकृति जब देखते हैं, सबसे पहले विद्यालय में जो कमी है उनका निराकरण करना बहुत ही जरूरी है। जब तक विद्यालय के अंदर
मूलभूत कमियां दूर नहीं होगी तब तक अपन ये नहीं जान पाएंगे कि विद्यालय को किस चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरी बात है, विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है, काम करने वाले कार्यरत शिक्षक, समय समय पर उन शिक्षकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी जो ज्ञान या नया जो पाठ या यूनिट जिस कक्षा के सिलेबस में जुड़ा है उनके समय समय पर उन्हें डाइट के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाओं के माध्यम से उनको सिलेबस के अनुरूप प्रशिक्षण देना भी जरूरी होता है। और स्वयं शिक्षक अपने विषय में दक्ष होना बहुत ही जरूरी है। स्वयं जो शिक्षक विषय पढ़ाता है उसको संपूर्ण नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा बिना नॉलेज के कोई भी शिक्षक सही तरीके से अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता है। विद्यालय के अंदर दूसरी प्रकृति में जो महत्वपूर्ण बात है, शिक्षक के ऊपर ही संपूर्ण विद्यालय चलता है तथा शिक्षक ही बालक को सही दिशा प्रदान करता है। जिस विद्यालय में श्रेष्ठ गुणवान विद्वान शिक्षक होते हैं, अनुशासित शिक्षक होते हैं, उनसे बच्चे हमेशा प्रेरणा लेते हैं और उनसे ही बच्चे कई चीजें सीखते हैं। तीसरी बात है सह शैक्षणिक गतिविधियां। देखिए विद्यार्थियों, विद्यालय के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है। समय समय पर विद्यालय के अंदर बहुत सारी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाता है। उसके अलावा इन गतिविधियों को जोड़ने के बाद में अक्सर ये देखा जाता है कि ये सह शैक्षणिक गतिविधियों का उपयोग कहाँ करना है। जैसे विद्यालय के अंदर समय समय पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, उसके साथ साथ 15 अगस्त 26 जनवरी तथा विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े सामाजिक आयोजन और उसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार की आर्ट्स से संबंधित प्रतियोगिताएं का आयोजन भी किया जाना जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान से किसी विद्यालय के दोष अपन दूर नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्यावसायिक और व्यवहारिक ज्ञान भी देना बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान किसी विद्यालय में अगर होता है तो उस विद्यालय की कोरी कल्पना अपन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले विद्यालय के अंदर सह शैक्षणिक गतिविधियों का चलना बहुत ही जरूरी है। ये भी विद्यालय की प्रकृति के अंदर महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में भूमिका रखता है। चौथी और अंतिम बात है जो विद्यालय की प्रकृति से संबंधित है, अनुशासन। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, लेकिन सभी के लिए अनुशासन बहुत ही महत्व रखता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति उसके अनुकूल कार्य नहीं कर पाता है। विद्यालय के अंदर शिक्षक का व्यवहार ही बालक को दर्शाता है। जैसा शिक्षक का व्यवहार होगा वैसा ही बालक उसको समझने की कोशिश करेगा। जब तक बालक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, अर्थात बालक को अनुशासन के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा सकती, तब तक बालक में व्यवहारिक परिवर्तन नहीं होने के कारण बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सामान्य बालक ही कहलाएगा। इसीलिए हमेशा शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात थी विद्यालय के प्रकृति से संबंधित, विद्यालय में किस प्रकृति से संबंधित रिलेटेड जो कमियां हैं, दोष है, उसका पहला भाग। दूसरा है पाठ्य केंद्रितता। पाठ्य केंद्रितता। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द से स्पष्ट है पाठ्य केंद्रितता। ये भी एक विद्यालय शिक्षा में प्रमुख दोष है। नंबर 2 विद्यालय की प्रकृति और नंबर 2 पाठ्य केंद्रितता। अधिकांश विद्यालयों में देखा जाता है कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही बालक को शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा नहीं होती है। पाठ्य केंद्रित शिक्षा देना एक अनुचित शिक्षा का माध्यम है। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी विषय वस्तु को बालक को समझाना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब मेरा, पाठ्य केंद्रित शिक्षा में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बालक को व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। आज के समय में शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान की बहुत ही
आवश्यकता है। जब तक बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आवश्यकता ये है कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना अपन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञान पाठ्य पुस्तक के अनुसार नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बालक को ज्ञान देना जरूरी है। कई बार शिक्षक जैसा पाठ्य पुस्तक में होता है वैसा ही उसको पढ़ा देते हैं, उसके अलावा आगे कुछ उसे नहीं समझाते हैं। ये व्यवहार की दृष्टि से पूर्णतः गलत है, विद्यालय की कमी और दोष के अंतर्गत ये आता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा छात्र को व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। कई बार छात्र शिक्षा प्राप्त कर देने के बाद में उन्हें किसी प्रकार का सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। किताबी ज्ञान रटा रटाया होने के कारण बालक उसका उपयोग समाज में उस तरीके से नहीं कर सकता है जिस तरीके से समाज चाहता है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमेशा विद्यालय शिक्षा पाठ्य पुस्तक अर्थात कक्षा अनुसार केंद्रित नहीं होनी चाहिए, उसके साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे कि हमें विद्यालय में व्यवहारिक ज्ञान क्यों आवश्यक है। सिर्फ किताबी ज्ञान से मानव संपूर्ण ज्ञानी नहीं कहला सकता है। अगली बात है एक पक्षीय विकास, तीसरा बिंदु। एक पक्षीय विकास, एक और विकास होना। देखिए शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान देता है, विद्यार्थी उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तथा उसे जीवन में अपनाते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो ज्ञान देने का तरीका होता है वो एक शिक्षा के आदान प्रदान का व्यवहारिक तरीका है। अब यहाँ जो विद्यालय शिक्षा में एक प्रमुख दोष बताया गया है कि एक पक्षीय विकास। एक पक्षीय विकास से तात्पर्य है कि शिक्षक द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है उससे सिर्फ बालक का ही विकास होता है, क्योंकि विद्यालय के अंदर हमेशा शिक्षक द्वारा शिक्षा बाल केंद्रित दी जाती है। देखिए विद्यार्थियों ध्यान दोगे, शिक्षा बाल केंद्रित, आपने नाम सुना होगा। शिक्षा जो दी जाती है बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का माध्यम यह है कि बालक को केंद्र में रख करके ही शिक्षा देना, जिससे शिक्षक द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार अर्थात जिस प्रकार उसे शिक्षा दी जाती है उसमें सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ही विचारों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की शिक्षा एक पक्षीय शिक्षा कहलाती, जिसमें सिर्फ व्यक्ति विशेष का ही विकास होता है, अन्य किसी चीजों को उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण से कई बार किसी एक बालक अर्थात कक्षा में उपस्थित बालकों में से जिन बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है वो बालक सिर्फ शिक्षक की सुनी सुनाई बात को ही समझते हैं और उनके अनुसार ही उनका व्यवहार करते हैं। हम सभी जानते हैं एक पक्षीय शिक्षा हमेशा विकास की श्रेणी में नहीं आती। इससे बालक का बौद्धिक, व्यवहारिक और व्यक्तिगत और नैतिक विकास नहीं हो पाता है और बालक का विकास स्वतः ही रुक जाता है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम पाठ्य पुस्तक और शिक्षक होने के कारण हमेशा विद्यार्थी शिक्षक के ऊपर भरोसा करता है। एक पक्षीय ज्ञान हमेशा प्रभावी नहीं होता है, इसमें बालक का सिर्फ ज्ञानात्मक विकास होता है, व्यवहारिक विकास नहीं होता है। इस कारण से प्रमुख शिक्षाविदों ने इस प्रकार की शिक्षा को एक पक्षीय शिक्षा प्रणाली बताया हुआ, जो प्रमुख रूप से विद्यालय शिक्षा में दोष है। अगली बात है अमनोवैज्ञानिक वातावरण। ध्यान दोगे विद्यार्थियों, अमनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण चौथा बिंदु है।
नंबर 4, अमनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी हमेशा बालक के जीवन में प्रभाव डालता है। जैसा विद्यालय का वातावरण होगा वैसा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब तक विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा तब तक बालक के विकास की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि बालक के विकास के लिए हमेशा मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका विकास होना बहुत ही जरूरी है। जब तक बालक का मनोवैज्ञानिकतापूर्ण विकास नहीं होता है तब तक बालक विद्यालय के वातावरण के अनुरूप नहीं ढल पाता। हमें इस बात की आवश्यकता है कि विद्यालय के वातावरण को मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाना होगा जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। जब तक बालक स्वयं अपनी शक्तियों को जान करके विद्यालय के अनुकूल ढलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक विद्यालय का माहौल और उसके विद्यालय के अनुकूल बालक नहीं ढल सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि बदलते समय के अनुसार मनोवैज्ञानिक तरीके से वातावरण तैयार करना आवश्यक है, जो भारतीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति का प्रमुख दोष है। इसके अलावा कठोर एवं स्थायी पाठ्यक्रम, पांचवा जो बिंदु है जो मुख्य रूप से कमी है, कठोर एवं स्थायी पाठ्यक्रम। देखिए विद्यार्थियों, कई बार ये चीज मुख्य रूप से अपने को समझी जाती है कि विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम है, जिस शिक्षा नीति के माध्यम से समय समय पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है और कक्षा अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है वो अक्सर स्थायी पाठ्यक्रम है और वो कठोर भी है, क्योंकि बालक की मन स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव करना बहुत ही जरूरी है। भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार विद्यालयों में कई बार जैसा का तैसा पाठ्यक्रम चलता है। इस कारण बालक वातावरण को देख करके जिस प्रकार वो पढ़ना चाहता है उसे हमेशा वो पुराना पाठ्यक्रम बोरिंग और कठोर लगता है। साथ ही साथ स्थायी पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थी उसमें कम रुचि लेता है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि समय समय पर शिक्षा पद्धति में सुधार करने के साथ साथ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम संशोधन करना अति आवश्यक है। समय परिवर्तनशीलता के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी बदलाव करना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने विद्यालय शिक्षा और विद्यालय शिक्षा में क्या क्या दोष है उसके बारे में अध्ययन किया और उनमें से महत्वपूर्ण बातें जो आपने सीखी कि विद्यालय में कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। पहली, विद्यालय की प्रकृति से संबंधित पाठ्य केंद्रित शिक्षा और अमनोवैज्ञानिक तरीके से वातावरण, कठोर और अनुशासित शिक्षा, ये सब चीजें प्राय समझने और सीखने को हमें मिलती है।